नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इंसानी सोच, तर्ज अमल और रवैये बड़ी मुश्किल से बदलते हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, मुक़्तदर हलकों को और या जो हमारे एलीट तबका है या हमारा जो मुक़्तदर आला या हमारा वो तबका जो हमेशा जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या जो ताकत हमेशा अपने हाथ में रखता है, उसको शायद अब कुछ बातें जो है उनका इल्म नहीं है या वो उनको जानना नहीं चाहते। तो बहुत सी चीज़ें जो है ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो अब बदल चुकी हैं और हो सकता है कि उनको इनका कोई अदराक ना हो। आम लोग जो हमारे पाकिस्तान में गरीब तबका है या जिसे आप कह लें कि 99% मिडिल क्लास तो तकरीबन आलमोस्ट जो है वो उड़ चुकी है। तो अगर आप अमीर तबके को देखें तो शायद उनके पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हर चीज़ उनको मैसर है और उनकी कॉलोनियाँ जो हैं वो बड़े शहरों में सब अलहदा हैं। उनकी जो तर्ज़ रहाइश है या तर्ज़ ज़िंदगी है वो बिल्कुल जो हमारा लोअर तबका है या जो मिडिल क्लास तबका है उससे कोई मुमासलत नहीं रखता। तो अगर आप उनकी बस्तियों में जाएँ तो ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। वहाँ आपको किस चीज़ की कमी नज़र नहीं आती। इन महंगे होटलों या रेस्टोरेंट्स में आप जाएं तो वहाँ भी आपको लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते नज़र आते हैं। लेकिन अब 99% जो तबका है या आप 90% कह लें, उसकी अब ये जो हालत जहाँ पर पहुँच चुकी है, कारोबारी ज़िंदगी जो है वो अब जो है वो स्टैंड स्टिल पे जा चुका है। लोगों के रोज़गार तबाह हो चुके हैं, कारोबारी हालत बहुत पतली हो चुकी है और जो मज़दूर है वो तो उसका तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वो आज उसकी ज़िंदगी किन हालात से दो चार है। और उस पर मज़ीद जो बिजली और दूसरे जो यूटिलिटीज़ के बिल हैं और जो गैस है, जो पेट्रोलियम है, इसकी जो मसनूआत हैं, उनकी प्राइस जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। तो आम आदमी की ज़िंदगी किन मसाइल का वो सामना जो है वो कर रहा है, उसकी ज़िंदगी किन मुश्किलात का शिकार है। मेरा ख्याल है कि अब जो हमारा एलीट तबका है या जो साहिब इक़्तिदार तबका है या जो जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, उसको शायद इसका अभी अंदाज़ा नहीं है। तो हालात को जिस तरह से चलाया जा रहा है और जिस तरफ पुश किया जा रहा है, वो उसमें अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो दिन है या वो जो वक्त है या जो अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा और वो जो दिन है वो ज़्यादा दूर नहीं कि जब हमारे जो अवाम हैं वो सड़कों पर होंगे और एहतजाज जो है वो रोका जा सकेगा। तो उस वक़्त जो एहतजाज शुरू हो, एक दफ़ा अगर शुरू हुआ और लोग सड़कों पे आए तो चंद लाख लोग भी अगर सड़कों पे आ जाएं, बिखरे हुए लोग, तो उनको संभालना जो है वो रियासत के लिए मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि अब की बार जो हालात जिस तरह से चलाए जा रहे हैं और या उनको हाँका जा रहा है या जिस तरह उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर अपनी मनपसंद या अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह से बन जाए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल ये जो लोग इस चीज़ की कोशिशें कर रहे हैं कि इसकी हुकूमत बन जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी की, शायद वो ग्राउंड रियलिटी से टोटली अनटच हैं। और जो उस वक़्त इदारे हैं हमारे इंटेलिजेंस के, या तो वो अपना काम नहीं कर रहे और या वो रिपोर्टिंग सही नहीं कर रहे या वो सही तरह से अपने जो अफसरान बाला हैं उनको ये बताने से कासिर हैं, ये मैसेज पहुंचाने से कासिर हैं कि आम आदमी जो है वो इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है और उसकी जो ज़िंदगी है तंग आमद बजंग आमद की शक्ल जो है इस वक्त इख्तियार किए हुए है। जिस तरह से पीटीआई को क्रश किया गया और जिस तरह से उसके साथ जो सियासती सलूक रवा रखा गया, लगता तो यूँ था अगर हालात जिस तरह पहले हुआ करते थे, अगर आज भी वही हालात होते, अवाम की सोच भी उसी तरह उसी लेवल पे खड़ी होती और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी उसी तरह जगह खड़ी होती, तो शायद पीटीआई 10-20 सीटों से या सरहद में तो शायद वो सीटें जीत जाती, लेकिन पाकिस्तान में कहीं भी उसे कोई सीट भी जीतने ना दी जाती। लेकिन इसके बावजूद कि हर तरह से बायकॉट था, इवन के इमरान खान का नाम लेना और उसको तस्वीर तक दिखाना जो है वो उससे मना कर दिया गया था। इसके बावजूद कि उसके जो कैंडिडेट थे बेशतर वोटर्स को तो ये एंड आखिरले दिन तक ये भी नहीं पता था
कि जो उनका हमायत याफ्ता कैंडिडेट है वो कौन है, क्योंकि उनके पास अपना बल्ले का निशान मौजूद नहीं था। इसके बावजूद वो तमाम वोटर बाहर निकले हैं, इतनी पाबंदियों के बावजूद, खौफ व हरास के बावजूद और इतने क्रैकडाउन के बावजूद अगर लोग बाहर निकले हैं तो ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है कि जो अवामी गम व गुस्सा है वो अब किस हाल या किस हद तक पहुंच चुका है। तो मुझे चंद बातें जो हैं वो अब इस वीलॉग में जो है वो तमाम लोगों के गोश गुजार करानी है कि अब जो हुकूमत बनने जा रही है या बनाई जाएगी ये देर पा साबित नहीं हो सकती या ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चल पाएगी, क्योंकि जो तीन चीज़ें जब तक एड्रेस नहीं की जाएंगी, तीन चीज़ें जब तक एड्रेस नहीं की जाएंगी उसके बगैर आप कुछ भी कर लीजिए, नाकामी जो है वो निविश्ताए दीवार है और सामने मुंह खोले खड़ी है। अब जिसको भी उसको गले लगाना है वो बासानी उसको लगा सकता है, और अगर वो ना भी लगाना चाहे तो नाकामी उसको खुद गले लगा लेगी। तो देखना अब ये है कि जो हमारे साहब इख्तियार लोग हैं वो ख्वाब गफलत से जागना चाहते हैं या नहीं जागना चाहते। तो जो तीन चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ या आपकी तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, उनके बगैर आप कोई भी हुकूमत बनवा दीजिए तो वो सब बेकार होगा और वो हुकूमत कभी भी देर पा साबित नहीं होगी और ना ही अवामी गम व गुस्से में कोई शिद्दत में कोई कमी आएगी। पहला जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, अवाम जो है वो इसको एक बड़ी कसीर तादाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल देने के लिए इस वक्त तैयार है। तो जूँ जूँ एस्टेब्लिशमेंट का रोल बढ़ेगा उसी तरह से वो जिनके रिजेंटमेंट है उनके अंदर वो अवाम के अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक चीज़ जो है वो एड्रेस की जानी ज़रूरी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का बैक सीट पे जाना या जो उसका इन्फ्लुएंस है या जो इसकी इंटरफेरेंस है उसको मिनिमाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू, जो इकॉनमी है मुल्क की, इकॉनमी जो है वो इस वक्त इंतहाई दिगरगूं हालत है, उसकी बहुत ज़्यादा हालत पतली हो चुकी है। न सिर्फ मुल्क की हालत पतली है, अवाम जो है, आम लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा किस्म पुरसी की हालत से इसमें गुजारा कर रहे हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा जीर्ण कर दी गई है। तो इसलिए अब अगर आप कोई भी इंतज़ाम खड़ा करते हैं और वो फौरी तौर पर अवाम को कोई रिलीफ देने में नाकाम होता है या उनके ऊपर मज़ीद बोझ डालता है तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। चंद ही महीनों के अंदर या चंद दिनों के अंदर आपको सख्त जो है वो एक रिवॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सिमत मुतय्यन की जाए पाकिस्तान की इक़्तिसाद हालत की या उसकी मुआशियात की, या मुआशी सिमत जो है वो दुरुस्त की जाए। और तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि तमाम सियासतदान जो हैं अब उनका इस बात, कुछ चंद बातों पे मुत्तफिक हो जाना बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें और रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो तय करें, और उसके अंदर जो भी उन रूल्स ऑफ गेम से इनहराफ करे या उनके ख़िलाफ़ कोई हरकत करे तो उसके ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और ये जो भद उड़ाई जाती है कि हर जगह पे कोई ना कोई ऑफिसर खड़ा होके वो एकदम से इल्ज़ाम लगा देता है, ना उसका कोई सर होता है ना पैर होता है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो इसको सोशल मीडिया की गिरफ्त में है और उसको यूं उड़ाया जाता है किसी भी शख्स के बयान को कि यूं लगता है कि यह भी टॉक ऑफ द टाउन है और यही आज सबसे बड़ी जो है वो एक ख़बर है। तो जो हमारा सोशल मीडिया है इस वक्त इस नया इस सर्विस से मुतासिर हुआ है और इसकी वजह से उसके अंदर वो जो तहलका अंगेज़ और चटपटी ख़बरें और जो मसालेदार ख़बरें हैं और हर खबर के साथ चित्रौल कर दी, हर खबर के साथ जब तक ये ना लगा हो कि होश उड़ा दिए, उस वक़्त तक अवाम जो है वो उनकी तसल्ली नहीं होती और वो ऐसी ही खबरों की तरफ खींचे चले आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ी हो पहले से ज़्यादा। तो ये जो ट्रेंड है इसको भी कर्व किया जाना चाहिए कि कोई भी शख्स जो भी अमल है हुकूमती उसके अंदर, ख़ासकर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो सियासतदान हैं, वो उसके ऊपर बग़ैर किसी सबूत के किसी भी सियासी जो हमारा अमल है, जो भी आइनी और कानूनी अमल है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी आवाज़ ना उठा सके या इल्ज़ाम ना लगा सके। इल्ज़ाम उसी वक्त लगाए जब उसके पास कोई प्रूफ या सबूत उसके पास मौजूद हो।
तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों कमिश्नर साहब ने की, मैंने उसको गौर से देखा तो उसका कोई सर पैर नहीं था, लेकिन वो पूरे 3-4 दिन तक, पिछले 3-4 दिन से वो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर वो खबर जो थी वो छाई रही और उसी के ऊपर बहस और तमीज़ जो है वो जारी रही, हालांकि उसका कोई सर पैर नहीं था। उसके ऊपर एक अलग से बड़े ही आसान तरीके से उसका पोस्टमार्टम किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि वो सारी की सारी बातें बेसरोपा थी जो उन कमिश्नर साहब ने की। तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि 3 चीज़ें जब तक ये एड्रेस नहीं की जाती उस वक्त तक किसी भी तरह अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। अगर बाय फोर्स आगे बढ़ने की कोशिश की गई या उसको सिस्टम को आगे जो है एक खड़ा करने की कोशिश की गई सहारों के ऊपर, तो वो सिस्टम ज़्यादा देर अब खड़ा नहीं रह सकेगा। तो मौशी हालत जो है अब पाकिस्तान को दो टोक, पाकिस्तान ने जो हमारी खारजा पॉलिसी बनानी है उसमें अमेरिका से जो है वो दो टोक तरीके से उनसे खुलकर बात करनी है कि इस वक्त 25 करोड़ अवाम है और अगर उनके हालात ज़िंदगी यही रहे तो बहुत जल्द वहाँ पे अनारकी फैलेगी, और जब अनारकी फैलेगी तो ब्रेन ड्रेन तो ऑलरेडी मुल्क में हो ही रहा है। तो उसके साथ जो हमारे जब न्यूक्लियर साइंसदान हैं, अगर मुल्क की सालमियत को कोई नुकसान पहुँचा मुआशी कमज़ोरी की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से, क्योंकि जलती पर तेल का काम हमेशा मुआशी मसाइल ही किया करते हैं, तो अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान की सालमियत को कोई नुकसान पहुंचता है तो ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी हो रहा है। उसके नतीजे में जो हमारे साइंसदान हैं, हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर साइंसदान या मिसाइल टेक्नोलॉजी के जो चलाने वाले साइंसदान हैं, वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और पूरी दुनिया का जो अमन है वो दांव पर लग जाएगा। तो इसलिए अब पाकिस्तान की जो इक्तिसादी हालत है, ज़रूरी है कि उसको संभलने दिया जाए। अगर उसको संभलने नहीं दिया जाता तो उस सूरत में नताइज जो हैं वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेंगे। तो पाकिस्तान उनसे जो है वो बारगेनिंग कर सकता है कि जो पहली अफ़गान जंग हुई रशिया के साथ, उसमें पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ, माशी नुकसान हुआ, वो आप इन्हीं के माहिरीन को बुलाकर उनसे एक एस्टीमेट लगवा सकते हैं रफ कि उसके अंदर पाकिस्तान को कितना ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ, माशी व माशरती नुकसान, उसका कुछ ना कुछ आप फिगर्स या नंबर सामने ला सकते हैं किसी ना किसी कुलिया रसूल के तहत। एक तो रही वो, और उसमें से जितनी भी आपको फॉरेन एड या अमेरिकन एड दी उसको माइनस कर लीजिए, इसके बावजूद आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जो नुकसान उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान ने उठाया, जितना कि एक फ्रंट लाइन स्टेट होने की वजह से पाकिस्तान को उठाना पड़ा। पहली जो रशिया के खिलाफ जंग लड़ी गई थी, उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर दूसरी जंग लड़ी गई वो इससे भी कहीं ज़्यादा तवील थी, उसमें भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। जो पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बना और उसके अंदर जो माशरती और मुआशी जो नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा वो बहुत ही बड़ा है। अगर उसको भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर उसको भी क्लोजअप किया जाए और उसको भी फिगर्स दी जाएं और दिखाया जाए वेस्ट को और अमेरिका को कि पाकिस्तान को उसका कितना नुकसान उठाना पड़ा माशी, तो उसका बिल की शक्ल में उनको दिया जा सकता है कि या तो आप हमारे कर्जे माफ़ करें, ये आपका बिल है जो आपकी वजह से हमारे सर पड़ा, तो या तो आप इसको बिल को अदा कीजिए या फिर हमें अपने हमसाया ममालिक से ट्रेड करने दीजिए, खासकर ईरान। आप गैस और क्रूड ऑयल जो है वो अपना रास्ता ईरान से लेने के लिए खोलें और मिडल एशिया के जाने के लिए उसको खोलें और अपने जो ताल्लुकात हैं उनको तालिबान से दुरुस्त करें। तो ये जो सूरत हाल है, आप सी पैक को दोबारा शुरू कर सकते हैं और ग्वादर को भी जो है आप एक सेंटर स्टेज मंसूबे के तौर पे आगे ला सकते हैं ओवरसीज़ लोगों को इन्वॉल्व करके। तो ये जो चीज़ें हैं, जब तक आप दो टोक बात नहीं करेंगे अमेरिका के साथ कि वो जो इस वक्त आपको वर्ल्ड बैंक के शिकंजे में कसा हुआ है, अगर आपको मज़ीद कसा गया तो फिर जो है मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँच जाएगा और उसके बाद जो होगा वो आप उनको तफसील से बता सकते हैं। तो इस वक्त ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि आप बड़े मुआशी फ़ैसले लें। जो आपके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया या जो शिकंजा आपके गिर्द कसा गया है, इसको तोड़ने के लिए, अपनी मुआशी सिमत की दुरुस्तगी के लिए आप जो है वो तमाम इक़दाम करें और तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनको बराए कार लाएँ हंगामी बुनियादों पे। हंगामी सूरत हाल है और हंगामी तौर जो इक़दाम हैं वही दरकार हैं।
कि इसको कुछ दुरुस्त सिमत जो है वो अता की जा सके या एक दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया जा सके माशी हालत के सुधार के लिए। अगर आप वर्ल्ड बैंक के कहने पे इसी तरह बिल बढ़ाते जाएंगे, बिजली बढ़ाते जाएंगे, आप पेट्रोलियम बढ़ाते जाएंगे, तो उसका जो सारे का सारा डायरेक्ट असर है वो गरीब आदमी पे पड़ने वाला है। और उसके बाद जो उसकी जो हालत बनेगी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त ऑलरेडी उसके लिए हो चुकी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब अवाम जो है वो सड़कों पे आती है। तो दूसरी जो बात की गई कि आर्मी जो है, अब हमारे सियासतदानों को मुत्तफिक हो जाना चाहिए, तमाम सियासतदानों को, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट इतना स्टैंड उसने जो लिया पीटीआई ने, तो उसको कहा जा सकता है अब कि आप जो आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की सियासत जो है वो मोर और लेस इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमती है कि जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसके लिए तमाम जो हमारे सरबराहान हैं सियासी पार्टियों के या जो हमारे पावरफुल लोग हैं, उनकी आपस में दौड़ लगी जाती है जब भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का वक्त आता है। तो इसलिए सर धड़ की बाजी लगा दी जाती है कि हमारा आर्मी चीफ जो है वो हम लगाएंगे या अपनी पसंद का लगाएंगे, क्योंकि वो अगले जो आने वाले हालात वाक़यात होते हैं वो उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए ज़रूरी समझते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो उनके मतलब का हो। तो एक इसको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। इस बात पे मुत्तफिक हुआ जा सकता है कि आइंदा से कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगले 10 साल के लिए या 15 साल के लिए 20 साल के लिए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, बल्कि सीनियरिटी बेस के ऊपर, मेरिट के ऊपर जो भी आता होगा, सीनियर मोस्ट होगा, मेरिट पे सबसे आगे होगा, उसी को अपॉइंट किया जाएगा। और उसकी जो मुद्दत है वो 3 साल से घटाई भी जा सकती है, ताकि जो उसकी जो इंटरफेरेंस है या जो उसका इंटरेस्ट है या जो उसको शौक दर आता है उसके दिल में कि वो अपना इक़्तिदार जो है वो कायम रखे और उसको दुआम बख्शे, उसको कर्टेल किया जा सके। तो उसकी जो मुद्दत है या तो 3 साल रखी जाए या उससे भी कम कर दी जाए, 1 साल भी की जा सकती है। तो बाहमी जो पार्टी हैं उनके इसके बात के ऊपर भी निगोशिएशन इन पार्टियों को आपस में ज़रूर करनी चाहिए। इस वक्त मुझे लगता है कि शायद नून लीग इस पर मुत्तफिक ना हो, क्योंकि उनकी जो ताकत है वो वहीं से ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पे वो उनके पसंदीदा आर्मी चीफ वहाँ नहीं रहेंगे, कोई और आर्मी चीफ आएगा जो इनको पसंद नहीं करता, तो उस वक्त ये निशाने पे रख लिए जाएंगे। तो ये बात अब उनकी समझ में शायद कोई उनको ये समझा सके और उनको बता सके कि आज आर्मी चीफ आपकी मतलब का है, वो आपके लिए रास्ते हमवार कर रहा है। तो कल को और आएगा कोई जो आपके लिए रास्ते हमवार नहीं करेगा, आपके रास्ते को कठिन करेगा या आपके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। पहले भी कई दफ़ा बन चुका है, दोबारा उसके रिपीट होने में तो कोई देर या वक्त नहीं लगती। तो ये और ये जो सियासतदान हैं, इनके दरमियान रूल्स ऑफ गेम जब तक तय नहीं किए जाते उस वक्त तक, और जो अगर इलेक्शन हुए हैं इसको अब बचाने के लिए, इसकी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक इंतहाई मुंसिफाना और साफ शफाफ जुडिशल इंक्वायरी जो है वो ज़रूर करा दी जाए और उसको तूल ना दिया जाए। विद इन 30 to 60 डेज उसका जो रिज़ल्ट है शफाफ तरीके से जो भी सामने आए इंक्वायरी करके, उसमें जो तमाम वसाइल हैं उनको बुरेकार ला के आप 60 दिन के अंदर, 30 से 60 दिन के अंदर आप इस बात को जो इस वक्त जो सवालात उठाए जा रहे हैं इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे, जहाँ जहाँ जो हुआ है आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और 60 दिन के अंदर आप रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। और जिन हलकों में धांधली के वाज़ेह सबूत पाए जाएं या मिलें, उनमें दोबारा इलेक्शन भी करवाया जा सकता है, ताकि जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन की वो बरकरार रखी जा सके, दोबारा इलेक्शन में ना जाना पड़े। यही एक रास्ता अब बचा है। तो अब जब तक ये 3 इकदाम नहीं किए जाते, मुआशी सिमत और जो हमारी मुक्तदरा है, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको अपनी जो इख्तियारात है या इंटरफेरेंस है वो मिनिमाइज़ नहीं की जाती, कम नहीं की जाती, और सियासतदान जो है वो मिल के बैठ के एक दूसरे को बर्दाश्त करके फॉर द सेक ऑफ कंट्री, अगर वो कोई कुछ शराइत पे आगे बढ़ने के लिए या कुछ ऐसे मामलात पे जिन पे हमने अपनी इकॉनमी को और अपनी फॉरेन पॉलिसी को दुरुस्त करना है, अगर उनमें आपस में मुफाहमत कर लें तो अभी भी जो मुल्क है वो ट्रैक पे आ सकता है। मुल्क कोई गरीब नहीं है, पाकिस्तान का मुल्क गरीब कतई नहीं है। दुनिया जहान के तमाम नेमतें और वसाइल अल्लाह ने आपको दिए हैं, आपको यंग जो लोग हैं बड़ी तादाद में दिए हैं, वो बड़े एनर्जेटिक हैं। अगर उन पर भरोसा किया जाए, उनको मौका दिया जाए
तो वो मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।